हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने यूपीएससी की जर्नी पॉलिटी यूपीएससी फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट फिर से करने का सेंस ये नहीं है कि जो हमने पहले पढ़ा वो हम लोग भूल गए। आज के दिन की स्टार्टिंग और यहाँ पे यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट की नोट्स के साथ में मैंने कुछ डिटेल्स जो है आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, की नोट्स हैं, उनको हम ध्यान दें अगर तो प्रियम्बल वर्ड जो है आपको दिख रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी पेज है यानी इंट्रोडक्शन जिससे दिया जाता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल या आत्मा हम इसको मान लेते हैं, पहले पेज से ही हमें झलक मिल जाती है, ग्लिम्स मिल जाती है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन चीज़ों के बारे में दिया गया है। सोवरीन और सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें आप लोगों में ज़्यादातर लोग इन सभी वर्ड्स से परिचित होंगे, जानते होंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। पर मैं ऐसे अगर ऊपर ऊपर बता दूं आपको तो सोशलिस्ट इकॉनमी या सोवरेन कंट्री उस कंट्री को मानते हैं जहां चुनी हुई सरकारें अपने लोगों के लिए फ़ैसले लेने के लिए फ्रीडम के साथ में इनेक्टमेंट करने के लिए फ्री होती हैं। सोशलिस्ट यानी जहां सोसाइटी को प्रोटेक्शनिज्म दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको बचा के रखने के लिए सब्सिडी से लेकर सिक्योरिटी से लेकर के प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी की तरह नहीं होता है जहाँ कंपटीशन बहुत तेज़ हो और लोग सर्वाइव करने में भी प्रॉब्लम में आ जाए। सेकुलर यानी कि ऐसा देश जहाँ पे रिलीजन सभी इक्वल हों, किसी भी एक रिलीजन का जो है अथॉरिटी ना हो, जैसे कि सऊदी अरब में है, इस्लामिक नेशन है वो, या बहुत सारे ऐसे इस्लामिक नेशन या क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले नेशन होते हैं। तो इंडिया सेक्युलर कंट्री है वेर एवरी रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेटिक का सेंस होता है जहाँ इलेक्शन जीत करके लोग सरकार चलाए बनाए और वोट सिस्टम से ही उसका जो है डिसीज़न लिया जाए कि कौन सरकार बना रहा है, ठीक है। यानी कि वेयर एवरी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय वोटिंग सिस्टम, बाय फ्रीडम ऑफ द वोटर्स, उनके इलेक्टोरल सिस्टम से जो चला करके सरकार बनाया जाए। तो इसी तरीके से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को भी आप लोग देख सकते हैं। चूँकि आप लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ना कि एक एक टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए आपका टाइम लूँगा, क्योंकि मेरा तरीका ये है कि आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कम से कम टाइम में बताएं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एक्सटेंडेड वे में भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये सरकार या स्टेट की पॉलिसी में ये डिसीज़न मेकिंग बनाती है कि हमारा काम है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनके लिए सारी व्यवस्थाओं को करना। सरकार की जो जिम्मेदारियां निभाने की जो ज़रूरतें सरकार की पूरी करने की जो गाइडेंस है उसको हम लोग स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? जो सिटीजन्स से लेकर के सरकार में रहने वाले हर एक नेता भी पहले एक सिटीज़न है। तो सिटीजन्स का क्या राइट है, क्या उनके अधिकार है, कैसे वो एक देश में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। एफआरएस को, फंडामेंटल राइट्स को हम आर्टिकल 12 से 35 तक मानते हैं, जहाँ इक्वालिटी, फ्रीडम और अगेंस्ट दी एक्सप्लॉयटेशन से लेकर के आपको हर एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से लेकर के सारे आपके जो 6 फंडामेंटल राइट हैं वो सारे अप्लाई किए जाते हैं यहाँ पे। फिर डीपीएसपी आ जाता है आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। डीपीएसपी मैंने आपको बताया स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना 368 आर्टिकल पे। क्योंकि ये 368 आर्टिकल पे जब आप फोकस करोगे तो आपको बहुत सारी 370 आपने तो पढ़ा ही होगा सभी लोगों ने, है ना। क्योंकि न्यूज़ पे जो ज़्यादा सीधे चल जाते हैं वो लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इन आर्टिकल्स को भी फोकस करें। अमेंडमेंट्स में आप 42nd अमेंडमेंट को ज़रूर पढ़ें, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी ये फेमस हुआ। 44th और 52nd इसके अमेंडमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आया राम गया राम करके नेता बहुत फेमस हुए थे ना। तो वो जैसे होता क्या था पहले कि इलेक्शन जीत लिए दूसरी पार्टी से, फिर चेंज करके तीसरी पार्टी चले गए। तो इससे क्या होता था कि ये डिसीज़न मेकिंग में गड़बड़ी होती थी और ख़रीदने बेचने की जो प्रक्रिया होती थी नेताओं की, वैसे आज भी बिक रहे हैं पर्दे के पीछे, लेकिन तब जब होती थी तो उसके लिए कानून बनाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। यानी जीतने के मतलब चुनाव लड़ने के टाइम पे कहीं चले जाओ लेकिन जीतने हारने के टाइम पे ये सब चीज़ें ना हो। फिर 86th अमेंडमेंट को आप जरूर पढ़िए, राइट टू एजुकेशन के बारे में इसको बनाया गया था।
और फिर लेटेस्ट में 101 जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आप ज़रूर पढ़िए ये अमेंडमेंट। और फिर 103 ये ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन का कोटा बनाया गया था इसको। तो आज 5 मिनट के वीडियो का टारगेट था मेरा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं है। इसको आप लोग ज़रूर तैयार करिए। आज की पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं इसी को इंक्लूड कर रहा हूँ। वैसे मैं आप लोगों को एक टास्क ज़रूर दूंगा, इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा कि गवर्नर के स्पेशल पावर्स क्या होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये टास्क आप लोग स्पेशल मैंने आज का टास्क दे दिया है, तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।